भारत के सबसे महान राजवंशों में गुप्त वंश का नाम सुनहरे अक्षरों में आता है। इसी वंश के शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। इनके काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस वंश में एक से एक प्रतापी और समृद्धशाली राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरी नैतिकता और सामर्थ्य के साथ प्रजा का पालन पोषण किया। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त नामक राजा ने की थी, जो कि शायद उस समय सामंत स्थिति से ऊपर उठकर आया था। गुप्त वंश का दूसरा शासक श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था। कई लेखों में तो घटोत्कच को ही गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। श्रीगुप्त और घटोत्कच साधारण शासक थे और इनका शासन मगध के आसपास तक ही सीमित था। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने 319-20 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जिसने 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक करीब 31 वर्ष तक शासन किया। प्रारंभिक गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इसने अपने पूर्वजों के विपरीत राजा की जगह महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसके साथ के स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के कहते हैं। इसी ने नए संवत गुप्त संवत को 319 ईस्वी से चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना शासन सौंप दिया। समुद्रगुप्त ने 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त को संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्रयागराज से प्राप्त प्रयाग प्रशस्ति और मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण से प्राप्त लेख से मिलती है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त के समय की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, जो गरुण प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणावादनी प्रकार हैं। इसमें से वीणावादनी प्रकार बहुत प्रसिद्ध है, जो इसके संगीत प्रेमी होने को दर्शाता है। समुद्रगुप्त का एक नाम काच और पराक्रमांक भी मिलता है। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर राज्य किया। उसने भारत के उस समय के अन्य राजाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने अधीन किया। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, परंतु वह नेपोलियन से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। नेपोलियन तो कई युद्ध में हारा था, परंतु समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध नहीं हारा। उसने भारत के आसपास के विभिन्न द्वीपों पर भी अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और उनको अपने अधीन रखा। उसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी रामगुप्त को चुना, परंतु वह कमजोर शासक निकला और उसके समय में शकों ने गुप्त वंश पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। तब उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने गद्दी संभाली, जिसे हम सब सम्राट विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। यह गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा था। उसने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इसका एक नाम सहसांक भी था। दिल्ली का मेहरौली लोहे स्तंभ इसके काल का ही है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। इसका शासन उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक
और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में असम और बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म को मानने वाला था, परंतु उसका सेनापति बौद्ध था और सचिव वीरसेन शैव था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र व उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। इसके दरबार में ही 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा गया, जिनमें कालिदास, धन्वंतरि, बारहमिहिर, अमर सिंह जो वित्त विभाग संभालते थे, बैताल भट्ट आदि प्रमुख थे। साथ ही इसमें घटकर पर छपणक जो ज्योतिषी थे, शंकु जो वास्तुकार थे व बलरुचि थे। इनके समय में ही भारत को स्वर्ण युग कहा गया। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम ऐसा भारतीय ग्रंथ था जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान ने भारत में आगमन किया था। फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संधि विग्रह सचिव था वीरसेन, वह शैव था। उसने उदयगिरी की पहाड़ियों पर एक गुफा का भी निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त ने भारत पर 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त ने किसी नए राज्य पर आक्रमण नहीं किया, न उसे अपने अधीन बनाया, बस अपने पिता के शासन को संभाले रखा। इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह भी कुमारगुप्त प्रथम के समय की ही है। कुमारगुप्त के पश्चात उसके शूरवीर पुत्र स्कंदगुप्त ने शासन किया। स्कंदगुप्त के समय का भीतरी अभिलेख प्राप्त होता है जो कानपुर के पास स्थित है। इसने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित किया और हूणों की जन्मस्थली पर जाकर ही उनका समूल उन्मूलन किया, उन्हें पराजित किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुद्धगुप्त ने शासन किया। बुद्धगुप्त बौद्ध मतावलंबी था। बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य ने शासन किया। इसके समय में ही हूणों ने पुनः आक्रमण किया, जिनका राजा मिहिरकुल था। मिहिरकुल बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा था, लेकिन नरसिंहगुप्त ने, जिसे बालादित्य भी कहते हैं, मिहिरकुल को हराकर बंदी बना लिया। नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त ने शासन किया। भानुगुप्त के काल में ही किसी सती के होने का प्रमाण प्राप्त होता है जो 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके बाद भानुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त ने शासन किया। इस तरह से भारत में गौरवशाली गुप्त साम्राज्य का शासन रहा।